हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। आज हम लोग इस क्लास में पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। जो हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले पढ़ रहे हैं, तो डी ब्लॉक का ही लास्ट टॉपिक होगा हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में। और उसके बाद ये वीडियो आज पूरा कर लेंगे हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट को, और इसके बाद एक और वीडियो इसका हम देंगे जिसमें आपको ये ब्लॉक एलिमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ना है। तो उसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो ये स्टार्ट करने के पहले आपसे ये सजेशन और रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत लंबा वीडियो नहीं है करके हम लोग पार्ट वाइज आधा घंटा 25 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, और ताकि आपको एक साथ देखने में बहुत ज़्यादा बोरिंग फील नहीं हो और आसानी से आप थोड़ा थोड़ा करके रोज डेली कुछ ना कुछ टॉपिक को ऐड करते जाएं, समझते जाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे उन तक देखने पर तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, यही आपका हमारे लिए रिटर्न है। और आप इससे कुछ सीख जाते हैं, कुछ आपका अपडेट हो जाता है, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी सक्सेस की बात होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में। वैसे तो नाम से तो हम लोग बहुत पहले से ही परिचित हैं कि ये जनरल साइंस में भी देखने को मिलता है, हॉस्पिटल सप्लाई वगैरह में लाल दवा के रूप में, रेड मेडिसिन के रूप में जहीं कट फट जाता है तो हम वहाँ पर लगाने के लिए इसका यूज करते आ रहे हैं बहुत समय से। लेकिन अब थोड़ा सा इसको ज़्यादा डीपली देखेंगे तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है, इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है KMnO4। यहाँ पर MnO4 जो है इसकी वैलेंसी 1 होती है, और इसके कारण ये ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा ही अपना यह चार्ज -1 कंटेन करता है, तो KMnO4 होता है पर मैग्नेट के केस में। और यही अगर MnO4 हो और उस पर 2- चार्ज हो, 2 नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। तो पोटेशियम पर मैग्नेट जो KMnO4 होता है एक एसिडिक कंपाउंड है, और इसमें Mn जो होता है ये +7 OH में प्रेजेंट होता है। OH मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, 7 OH है इसका। तो जनरल क्वेश्चन पूछा जाए KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या है Mn का, तो वहाँ पर आपका Mn का हो जाता है +7। कैसे? तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 × -2 तो -8 हो गया। एक पोटेशियम का +1 हो गया, तो +1 घटा दिए, तो जब -8 है +1 घटा दिए तो -7 हुआ। तो -7 बैलेंस किसके द्वारा होगा? Mn के द्वारा। तो एक Mn के द्वारा हो रहा है, यानी एक Mn के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाता है। ये इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइड, और होता है Mn का, मैग्नीज का और होता है पायरोलुसाइड MnO2। तो इसी के साथ अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया जाता है जब O2 के प्रेजेंस में, तो ये बनता है। कलर में ये काफ़ी डार्क होता है, डार्क पर्पल होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली ब्लैक की तरह दिखता है। तो रिएक्शन हम लिख सकते हैं, ये पायरोलुसाइड है 2MnO2 KOH, यहाँ पर अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लिए और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए, तो बनता है 2K2MnO4। तो K2MnO4 जो होता है ग्रीन कलर का होता है, और इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट। MnO4 है, लेकिन इसके वैलेंसी यहाँ पर 2 के साथ है, पोटेशियम 2 के साथ, इसका मतलब कि इस पर -2 चार्ज है, तो पोटेशियम मैग्नेट कहलाएगा और वाटर देता है। फिर यही जो मैग्नेट आयन है ये 4H के साथ रिएक्शन करके, फ्यूजन करके, और तब आपको MnO4 देता है 1-, यानी पर मैग्नेट देता है, और MnO2 निकल जाता है और 2H2O निकल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि K2MnO4 जो है ये 4H के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको बना देगा KMnO4 + MnO2 और H2O आपका निकल जाएगा। तो ज़्यादातर ये सब लंबा रिएक्शन होता है, तो हाफ रिएक्शन लिखने का ही हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा। तो ये तो जनरल मेथड हुआ। कमर्शियली जो है इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ
मैग्नेट 6 है, उसका मैग्नेट का 6 है और उसका 7 हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बस यही प्रोसेस थोड़ा सा है, लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। तो MnO2 है, इसको KOH के साथ फ्यूज करा जाता है, जैसे इसमें था, ऑक्सीडाइज किया जाता है विथ एयर और KNO3। तो KNO3 जब यूज करते हैं तो रिएक्शन फास्ट होता है, तो ऑक्सीजन भी देता है और रिएक्शन को फास्ट बनाता है, यानी कैटालिस्ट की तरह भी यूज करता है। तो इसमें मैग्नेट बनता है। और ये मैग्नेट जो है, तो मैग्नेट को जब हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से वो कन्वर्ट हो जाता है MnO4 1- में, यानी मैग्नेट जो है इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराने पर एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ ये पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड है इसको प्रिपेयर करने का। अब इसके बाद लेबोरेटरी में देखते हैं, तो इन लेबोरेटरी इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट सेकेंड आयन साल्ट बाय पेरोक्सो डाइसल्फेट। तो यहाँ पर 2Mn2+ है, प्लस 5H2O8 है और प्लस H2O देते हैं। तो इसके साथ ये क्या होता है, तो MnO4 बनाता है, यानी पर मैग्नेट बनाता है -1 चार्ज के साथ, और सल्फेट आयन निकलता है और हाइड्रोजन आयन निकलता है। तो ये लेबोरेटरी मेथड हुआ, ये इंडस्ट्रियल मेथड हुआ, ये जनरल मेथड हुआ। तीनों को आप नोट करके इक्वेशन याद रखेंगे। इसके बाद इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने लिखा है, एक प्रॉपर्टी है इसकी कि ये पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म्स डार्क पर्पल क्रिस्टल्स विच आर आइसोस्ट्रक्चरल विथ दोज ऑफ KClO4। KClO4 की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ लेस सोलेबल इन वाटर, वाटर में इसकी सोलेबिलिटी रेस्पेक्टिवली कम होती है। 6.4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है 293 केल्विन होती है। बट इट लेकिन अगर इसको हीट करते हैं तो व्हेन इट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज एट 513 केल्विन पर ये डिकम्पोज करता है। आप यहाँ टेम्परेचर लिख सकते हैं 513 केल्विन। तो ये KMnO4 जो है यानी पर मैग्नेट है, तो मैग्नेट में और डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन आपको मिलता है। इसका आयनिक अगर इक्वेशन लिखते हैं तो MnO4- है और इलेक्ट्रॉन मिलता है इसको, तो MnO4 2- बन जाता है। फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इट इज डार्क इन कलर एंड सो डायामैग्नेटिज्म एलॉन्ग विथ टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। इसमें डायामैग्नेटिज्म होता है प्रॉपर्टी जनरली लो टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें वीक पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। ये इसकी विशेषता है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इसमें कि एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेज ऑक्जेलेट्स, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे K2Cr2O7 था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था स्ट्रॉन्ग, वैसे ही KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे दिखाता है, तो ऑक्जेलेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर फेरस है यानी Fe2 है तो उसको Fe3 आयन में कन्वर्ट करता है, फेरिक आयन में कन्वर्ट करता है। नाइट्राइट्स है NO2- है तो उसको NO3- में नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। और आयोडाइड्स हैं तो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो इनके हाफ रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं। ये ऑक्जेलेट है C+O, फिर C+O सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है 5 है, और तो ये क्या बनाता है, तो 10 CO2 बनाता है और 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। उसी तरीके से अगर 5 Fe2 लेते हैं तो 5 Fe3+ बनाता है और 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। उसी तरीके से 5 NO2 अगर है माइनस नाइट्राइट और 5 H2O में जाते हैं तो ये आपका बन जाता है 5 NO3 नाइट्रेट और 10 H+ और 10 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इस तरीके से ये ऑक्जेलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फेरस को फेरिक में किया, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में किया, और आयोडीन का है 10 आयोडाइड है तो इसको 5I2+10 कर देता है, यानी आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमने इसके कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के प्रॉपर्टी को देखे और इसके बाद इसके कुछ और केमिकल रिएक्शंस है जिसको हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए
कि द रिडक्शन ऑफ पर मैग्नेट टू मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड मैग्नीज सेकेंड साल्ट कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी पर मैग्नेट जो है ये तीनों रिएक्शन में देखेंगे कि अलग अलग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के H+ आयन के कंसंट्रेशन के अनुसार ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शन करता है और ये आपको 3 तरह के कंपाउंड देता है। पर मैग्नेट ऑक्सीडाइज जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर ये MnO4 2- यानी मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है या फिर MnO2 में कन्वर्ट हो सकता है या Mn2+ आयन यानी मैग्नीज के साल्ट के लिए भी कन्वर्ट हो सकता है। तो रिएक्शन यहाँ पर होता है कि MnO4 यानी पर मैग्नेट है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिला तो MnO4 2- हो गया। इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है +0.56 वोल्ट। ऐसे ही अगर 4H के साथ ये मिल रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं तो MnO2 में कन्वर्ट कर रहा है और वाटर मोलिक्यूल निकल रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है +1.69 वोल्ट। और यही चीज़ अगर 8H+ के साथ आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के तो Mn2+ और 4H2O बन रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल +1.52 वोल्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें H+ नहीं था तो डायरेक्ट मैग्नेट बना। अगर 4H+ थे तो MnO2 में कन्वर्ट हुआ और अगर 8H+ लिए तो Mn2+ में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरीके से ये अपना अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसमें H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही बात यहाँ लिख दिए हैं कि हेयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द एबव रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल द 3 मीडियम्स एसिडिक, अल्कलाइन एंड न्यूट्रल। यानी ये तीनों तरह के मीडियम में अपना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। इसका मेन रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाला ही होता है। कुछ रिएक्शन हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, बुक में भी दिया, उसको आपको बाय हार्ट कर लेना है, समझ भी लेना है, याद भी कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट जो आपके NCERT बुक के रिएक्शंस हैं उन रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम रिएक्शन, नो चेंज। तो इसलिए आप उसको याद कर लेंगे। तो जैसे एसिडिक मीडियम में ज़्यादा इसका रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में ज़्यादा दिखाता है तो आयोडीन जो है ये पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को लिबरेट करता है, यानी पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन को अलग कर देता है। तो जैसे 10 तो यहाँ पर आयोडाइड है उसका आयोडीन में कन्वर्जन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो 10I- यानी आयोडाइड है और 2MnO4- यानी पर मैग्नेट और एसिडिक मीडियम में है तो 16H इसको मिलता है लेकर के 2Mn2+ बनाता है, 8H2O बनाता है और 5I2 बनाता है। एक कॉमन बात इन सारे रिएक्शन में आपको मिलेगा कि Mn2+ आयन जरूर बनेगा, Mn2 आपका जरूर बनेगा 2+, Mn2+, और बाकी जो रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन वाला होगा यही होगा। तो फिर वैसे ही है Fe2+ आयन यानी फेरस आयन जो ग्रीन कलर में होता है वो इसके द्वारा कन्वर्ट पर मैग्नेट के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ आयन यानी येलो में फेरिक में, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहाँ पर 5Fe2+ प्लस MnO4- और +8H+, तो Mn2+, 4H2O और 5Fe3+ बन जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को आप मेनी टाइम्स लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हाफ रिएक्शंस हैं अभी तक के आपके प्रैक्टिस में कम थे और फुल रिएक्शन लिखने पर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसलिए सुविधा के लिए और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मेन वही होता है, तो इसलिए ये U2 है आपके बुक में भी दिया हुआ है और प्रैक्टिस में यही है। तो आप हाफ रिएक्शन लिखने का पहले तो एक बार बैठा लीजिए दिमाग में कि क्या ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में किसको किस में कन्वर्ट करता है, और इसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो आयन बन रहे हैं उसको लिखिए और फिर सिंपली बैलेंस करते चलिएगा तो आपका ये पूरा हो जाएगा, या फिर उसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद ऑक्जेलेट आयन है या ऑक्जेलिक एसिड है तो उसको ऑक्सीडाइज करता है, CO2 में कन्वर्ट कर देता है। 333 केल्विन उसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो 5C2O4 2- प्लस 2MnO4- प्लस 16H+ AB एसिडिक से आया तो 2Mn2+ आ गया प्लस 8H2 आ गया प्लस 10CO2 आ गया।
उसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड है तो इसको सल्फर में कन्वर्ट कर देता है पीपीटी के रूप में, यानी प्रेसिपिटेट के रूप में आपको मिलता है। तो पहले क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड H+ आयन देता है और H2- आयन देता है। फिर यह H2- आयन जो है MnO4- और 16H+ के साथ मिलकर के 2Mn2+ बना देता है और H2O बन जाता है और 5 सल्फर निकलता है। यही सल्फर आपका पीपीटी में होता है, ये आपका पीपीटी में प्रेसिपिटेट रूप में आपका निकल जाता है। इसके बाद अगला रिएक्शन है कि सल्फ्यूरस एसिड या सल्फाइट है। सल्फ्यूरस एसिड या उसका साल्ट बनेगा तो सल्फाइट बनेगा, तो इसको ही ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड में या फिर सल्फेट में। सल्फाइट होगा तो सल्फेट में, सल्फ्यूरस एसिड होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड में। रिएक्शन वहाँ पर क्या होता है तो 5SO3 प्लस 2MnO4- प्लस 6H+ तो 2Mn2+ हो गया और 3H2 हो गया और 5SO4, यानी ये जो था आपका सल्फाइट ये आपका बन गया सल्फेट। तो एसिड फॉर्म में है तो एसिड फॉर्म में हो जाएगा, अगर आयन में है तो साल्ट में है तो साल्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कि नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट, यानी NO2 है तो उसको NO3- में कन्वर्ट करता है। तो 5NO2- प्लस 2MnO4- प्लस 6H+, तो यहाँ पर 2Mn2+, ये मैग्नीज तो निकलेगा ही आयन, और उसके बाद NO2 था तो NO3 बन गया और 3H2O निकल गए। उसी तरीके से 2-3 रिएक्शन आपको दिए गए हैं न्यूट्रल और माइल्ड अल्कलाइन या फेंट अल्कलाइन में। तो इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन में कैसा रिएक्शन होता है तो नोटेबल रिएक्शन यहाँ पर होता है कि आयोडाइड का आयोडेट में, यहाँ एसिडिक मीडियम में जब था तो आयोडाइड का ऑक्सीडेशन आयोडीन में हो रहा था। अगर न्यूट्रल या अल्कलाइन में, माइल्ड अल्कलाइन में करते हैं तब उसका होता है ये आयोडाइड का आयोडेट में। तो ये ध्यान रखना होगा, इसलिए नोटेबल रिएक्शन लिख दिए हैं। तो 2MnO4- प्लस H2O प्लस I- यानी आयोडाइड, तो 2MnO2 प्लस 2OH- और प्लस IO3- आयोडेट हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन है कि थायोसल्फेट जो है तो उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है ये सल्फेट में। तो 8MnO4- प्लस 3H2O3- ये थायोसल्फेट हुआ प्लस H2O, तो 8MnO2 प्लस SO4 यानी सल्फेट प्लस आपका हाइड्रोक्साइड, तो ये थायोसल्फेट सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर मैग्नस साल्ट जो होता है तो उसको ऑक्सीडाइज करता है MnO2 में। तो जैसे 2MnO4- प्लस 3Mn2+ मैग्नस साल्ट से आया और 2H2O है, जिंक सल्फेट या ZnO कैटलिस्ट के रूप में यूज करके रिएक्शन कराया जाता है। उसमें आपको क्या मिलता है कि 5MnO2, यानी ये Mn2+ और यहाँ से MnO4 ये आपस में मिल करके और तब आपको MnO2 बना देते हैं और आपका 4H+ आयन निकल जाता है। तो इस तरीके से के MnO4 के डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस पोटेशियम पर मैग्नेट के हम लोग देख लिए। अब इसके बाद इसकी एक और विशेषता होती है कि ये टाइट्रेशन में ज़्यादा यूज करते हैं। टाइट्रेशन में इसलिए यूज करते हैं ज़्यादा इसको कि बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही और साथ साथ सेल्फ इंडिकेटर है, कलरिंग इंडिकेटर है ये, तो इसका यूज करते हैं। तो इसके यूज में H2SO4 के साथ टाइट्रेशन किया जाता है, लेकिन HCl का वहाँ पर टाइट्रेशन बेटर नहीं माना जाता है, नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि HCl जो है तो इसको KMnO4 जो है ये क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे आयोडाइड को आयोडीन में करता है तो वैसे ही क्लोराइड है या HCl एसिड है तो HCl एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए हमको रिजल्ट क्लियर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए H2SO4 से करना चाहिए, H2O के साथ HCl के साथ टाइट्रेशन नहीं किया जाता है KMnO4 का जनरली, इसी कारण से। अब इसके बाद इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं और कुछ यूजेज हैं उसको नोट कर लेते हैं, तब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा।
मैग्नेट और पर मैग्नेट आयंस के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम दोनों में Mn है और 4 अलग अलग एटम हैं, तो ये आपस में मिल करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं दोनों। लेकिन दोनों के नेचर में थोड़ा सा अंतर होता है। जब मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण वो आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। जबकि जब पर मैग्नेट की बात करते हैं तो पर मैग्नेट में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी डायामैग्नेटिज्म को शो करता है। तो वही हम लिख सकते हैं कि द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। इसमें जो पाई बॉन्डिंग होता है तो ओवरलैपिंग करता है p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल, और Mn के d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके बनाता है द ग्रीन। अब इसका कलर जो होता है मैग्नेट का ग्रीन होता है, तो द ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट द पर मैग्नेट इज डायामैग्नेटिक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लीजिए, Mn से एक वो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ भी एक निगेटिव, ये 2 डबल बॉन्ड से हैं, ये मैग्नेट में है तो 2 जगह खाली है जगह। और यहाँ पर देख रहे हैं पर मैग्नेट में कि आपका Mn वो है, ये भी डबल बॉन्ड से हो गया, जब यहाँ सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड से हो गया है। और ये तो जो कहते हो है, तो इस तरीके से ये पर मैग्नेट होगा। ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन ये नेचर में पैरामैग्नेटिक और ये डायामैग्नेटिक, याद रखिएगा। और इसके बाद इसके कुछ यूज को नोट कर लेते हैं। जैसे टाइट्रेशन में तो केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज करते ही हैं। इसके साथ साथ ये एक अच्छे ऑक्सीडेंट के रूप में प्रिपरेटरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बहुत आसानी से कराता है। फिर ये वुड, कॉटन, सिल्क, अदर टेक्सटाइल फाइबर्स के ब्लीचिंग में भी काम में आता है। और इसके साथ साथ आयल्स के डिकलराइजेशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे यूज हैं, हम लोगों को कुछ पॉइंट वाइज नोट करना है ताकि हमसे पूछा जाए तो 1-2 इसका रिप्लाई दे सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने पोटेशियम परमैग्नेट के ये टॉपिक को पूरा किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पर ए ब्लॉक एलिमेंट्स यानी इनर ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट की कुछ बात कर लेंगे और इसके बाद चैप्टर को पूरा करेंगे। फिर हमेशा की तरह इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे। और तो फिर फर्स्ट बुक का फर्स्ट पार्ट का आपका जो लास्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको देखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आइसोमेरिज्म से रिलेटेड और उनके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इन 2 बातों को, नोमेनक्लेचर और उसका फार्मूला लिखना और फिर उसका आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट टाइप की, उसको अच्छे से समझना होगा। तो आप तैयार रहिए उसके लिए। बहुत जल्द ही हम लोग उस चैप्टर को भी शुरू करेंगे 3-4 दिन के बाद। और तब तक इस टॉपिक को और इसके पहले वाले इससे रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ समझ करके तैयार कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए प्रॉपर। और आप क्वेश्चन को जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी सोचिए, ट्राई कीजिए। हम लोग कल के बाद फिर तुरंत उसको एक सॉल्यूशन के रूप में भी लेकर के आएंगे, उसका सॉल्यूशन वीडियो तैयार करेंगे। लेकिन तब तक आप भी अपने से खुद से प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका प्रयास ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।